नमस्कार। द आयुर्वेदा टाइम्स के इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं डॉक्टर नवीन चौहान, आयुर्वेदा क्षारसूत्र स्पेशलिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है वो जन सामान्य के लिए है और इसमें हम कुछ एनोरेक्टल जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि पाइल्स, जिसको कि हम हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, और फिशर इन एनो, जिसको एनल फिशर कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको लाभान्वित देगा, ये सत्र आपको। और शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पाइल्स क्या है और इसके बारे में, पाइल्स के बारे में, बीमारी के। जब हम क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है दोस्तों, तो उसमें जनरली जन सामान्य या कोई भी लेमन हो, उसको एक शब्द पता होता है कि पाइल्स हो गई है। मतलब ये पाइल्स जो है इतना फैमिलियर शब्द है पब्लिक के लिए कि अगर कोई भी लक्षण हो एनोरेक्टल बीमारी का तो उसको वो पाइल्स ही लगता है। मतलब जन सामान्य को, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर उनको डिटेल नहीं पता है। हमारा आज के इस सेशन का उद्देश्य ये भी है कि जो है इन बीमारियों के बारे में जानकारी बढ़े, ताकि इनसे लोग बचाव कर सकें। और इनके अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, तो उसमें फिर हमें क्या करना चाहिए, ये भी मतलब आज के इस सत्र का उद्देश्य है। तो पाइल्स जो है उसको हम इंग्लिश में हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं, जिसका अगर हम शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पाइल्स का जो एक लैटिन शब्द है पाइला। पाइला का अर्थ है कि एक बॉल मीन्स गेंद। ये जो नामकरण है इसका, ये इसके आधार पे किया गया है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है पाइल्स का, वो गेंद जैसा यानी गोल गोल होता है। और इसका एक सिनोनिम हेमोरॉइड्स भी है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हीमो प्लस रूस। हीम जो है अगर आपको मालूम हो, हेम जो शब्द है वो ब्लड के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो हेम मीन्स ब्लड, रूज मीन्स टू फ्लो, मीन्स कि ये जो नामकरण है हेमोरॉइड्स, ये उस बीमारी के एक इम्पॉर्टेंट लक्षण के आधार पर किया गया है, जिसका अर्थ है कि टू फ्लो ब्लड मीन्स ब्लीडिंग जो होती है, उसके आधार पे इसका नामकरण किया गया है। तो पाइल्स दोस्तों, हमारी जो एनल कैनाल होती है, एक वयस्क इंसान में लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है, वयस्क एडल्ट मेल में। तो उसमें कुछ खून की नसों के गुच्छे होते हैं, मतलब उनको हेमोरॉइडल प्लेक्सस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और साधारण भाषा में उनको खून की नसों के गुच्छे हम बोल सकते हैं। तो वो खून की नसों के गुच्छे नॉर्मली हर इंसान में जन्म से ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनमें कुछ लक्षण, जैसे कि ब्लीडिंग होना, या फिर वो साइज में बढ़ जाते हैं, तो वो एनल कैनाल से प्रोट्रूड मतलब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जब भी आप स्ट्रेन करते हैं स्टूल पास करते समय। तो पाइल्स जो है वो उन्हीं मस्सों को, जब तक वो नॉर्मल हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर है तब तक वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब वो आपका लक्षण शो होने लगा, या तो उससे ब्लीडिंग हो रही है, या तो फिर उसमें आपका जो पाइल मास है वो बाहर आ रहा है, तो वो फिर आपका बीमारी हो गया। तो पाइल्स जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ब्लीडिंग होगी, या तो फिर जो मस्से हैं, जो मासेस हैं, वो बाहर आएंगे स्ट्रेनिंग के कारण। तो यही इसका मेन लक्षण है। नॉर्मली जो दर्द है वो पाइल्स में नहीं होता है, मतलब पाइल्स जो है नॉर्मली पेनलेस ब्लीडिंग होती है। पाइल्स की ब्लीडिंग का ये लक्षण है। और ऐसे लोग जिनको स्ट्रेन करने की आदत होती है स्टूल पास करते समय, मीन्स कि वो जोर लगा रहे हैं, तो उनको ये पाइल्स की जो डिजीज़ है वो होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। इसके मुख्य कारण पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका पाचन तंत्र खराब है,
पाचन तंत्र, देखो दोस्तों, हमारी जो खाना खाने की हैबिट है और स्टूल जाने की हैबिट है वो बचपन से ही हमारी डिसाइड हो जाती है। मतलब किसी, अगर हम आप अगर आपके आसपास अपने बच्चों के बारे में भी अगर देखें या फिर आप अपना भी याद करें पास्ट, तो आपको पता चलेगा कि जब आप छोटे थे तो आपको शायद मीठा पसंद था, या किसी भाई बहन को मीठा पसंद नहीं था, किसी को फल खाना पसंद था, किसी को ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद था। तो फूड हैबिट्स जो है हमारी वो बचपन में डिसाइड हो गई थी। ऐसे ही इसी तरीके से स्टूल जाने का मतलब ज़्यादातर 90% बच्चे सुबह स्टूल नहीं जाते हैं, वो धीरे धीरे बाद में डेवलप करना पड़ता है उनको। वो है तो दोपहर को जाएंगे या फिर रात को जाएंगे, अक्सर आप देखिए। तो अब कब्ज की जो हैबिट है, मतलब कब्ज जो है वो किसी भी इंसान को हो सकता है, मतलब वो स्ट्रेनिंग की हैबिट डेवलप होना, मतलब और उसमें हार्ड स्टूल का आना, और वो कोई स्ट्रेन करता है तो फिर वो कब्ज होता है। होता क्या है इसकी बीमारी में, पाइल्स की, जो आपके अंदर के मस्से हैं जो कि आपको जन्म से प्रेजेंट हैं, मतलब जो खून की नसों के गुच्छे हैं, तो वो उस पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से उसके ऊपर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो छील जाती है, फट जाती है, और इसी कारण से वो आपका जो उससे टप टप करके ब्लीडिंग होने लगती है। तो ज़्यादातर केसेस में जो पाइल्स की ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है। बहुत ही कम केसेस में पाइल्स में पेन होता है, अनलेस साथ में कोई फिशर जैसी बीमारी हो। फिशर जो है वो पेनफुल होता है, या फिर जो है उसमें कोई एक्सटर्नल मस्सा, बाहरी एक्सटर्नल जो पाइल्स होते हैं वो कई बार इन्फ्लामेशन या फिर उसमें खून का थक्का जम जाता है, तो वो फिर वो पेनफुल होता है। तो मुख्य कारण है आपका जो है स्टूल के समय पे स्ट्रेन करना, जोर लगाना लैट्रिन करते समय, और आपको बैठे रहने की या लेटे रहने की या आराम करने की का ज़्यादा पसंद है, तो वो भी एक कारण है। उसके अलावा आपका पाइल्स जो है वो हेरिडिटरी भी हो सकता है, मतलब उसमें वंशानुगत भी होता है। मतलब अगर पिछली पीढ़ी में किसी को पाइल्स की समस्या है तो आपको, या फिर अगर आपको समस्या है तो आपकी अगली पीढ़ी में ये हो सकता है। और जो रूट कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिना कॉन्स्टिपेशन, बिना स्ट्रेनिंग के भी पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। अब कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण हैं वो एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि हमारा डाइट है मेनली, और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो और उसके अलावा हमारा वर्क जो है किस तरह का है, बैठे रहने का काम है पूरे दिन, तो वो सब कॉन्स्टिपेशन के कारण है। वही सब पाइल्स के भी कारण हैं। अब कारण हमने देख लिया, लक्षण देख लिया, अब हम इस पे जो है बचाव के जो उपाय हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे पाइल्स की। तो पाइल्स की जो बीमारी है उसमें आपका डाइट मैनेजमेंट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कब्ज जो है एक ऐसी समस्या है जिससे ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा व्यक्ति परेशान है। कब्ज से ही ये बीमारी बनती है पाइल्स की। तो कब्ज का जो कारण है वो क्या है कि हमारा जो खाना है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे एक आयुर्वेद का कंसेप्ट आता है जिसको हम अग्नि बोलते हैं। अग्नि मतलब जो पेट की अग्नि होती है, पाचक अग्नि होती है। तो अग्नि जो है मंद अग्नि अगर हो जाती है, मतलब डाइजेशन जो है वो वीक हो जाता है, जिसको डाइजेस्टिव फायर भी हम बोलते हैं। तो मंद अग्नि जो हो जाती है उसकी वजह से आपका जो है पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी, और पाचन क्रिया कमज़ोर होने से आपका जो फूड का इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, फूड का इंटेस्टाइन के अंदर, वो कम हो जाएगा। इंटेस्टाइन्स की हमारी जो आंतें हैं उनकी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी का मतलब है कि जो आंतों की जो लहर वाली जो मूवमेंट होती है जिससे कि वो खाने को आगे ढकेलती है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी, और उससे फिर जो खाना है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो वेस्ट मटेरियल है वो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो लार्ज इंटेस्टाइन में, वो काफ़ी देर तक रुका रहेगा। उसी कारण से आपका
कब्ज होगा, स्टूल हार्ड होगा, आपको स्ट्रेन करने की इच्छा होगी मोशन करते समय, तो वही एक जो है आपको कब्ज की वजह से फिर आपको पाइल्स में या फिर और दूसरी बीमारियां इसी तरह की जो एनोरेक्टल होती हैं, फिशर वगैरह, उसमें भी वो कन्वर्ट हो सकता है, उसमें भी वो बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो पाइल्स के लक्षण हो गए, आपका कारण हो गया। और इसके अलावा अब अगर किसी को पाइल्स हो जाता है तो क्या करें, या फिर पाइल्स नहीं भी होता है तो इससे हम बचाव कैसे करें कि पाइल्स ना हो। दोस्तों सिर्फ एक ही इसका मंत्र है। क्या मंत्र है? कि आप अपना पाचन तंत्र जो है वो मजबूत रखें। अब पाचन तंत्र को मजबूत रखने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से ये है कि सबसे पहले तो आप जो है नियम से खाना खाएं। आयुर्वेदिक जो लाइफ स्टाइल है एक उसको फॉलो करेंगे आप। आयुर्वेद में आहार खाने का मौसम के अनुसार भी और समय के अनुसार भी सब चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। तो आप खाना समय से खाइए और उसके अलावा आप जो है अपने खाने में फाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिनसे कि आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि कुछ चीज़ें तो देखिए कॉमन होती हैं, जैसे कि पूड़ी पकवान हुआ। आप कभी भी कहीं दावत में जाते हैं मतलब तो आपको ये मतलब लगता है कि यार आज पेट भारी हो गया, मतलब पाचन जो है वो सही नहीं है, मतलब दिक्कत हो रही है, मतलब आप हो या कोई भी, एक सामान्य बात है। तो पूड़ी पकवान हुआ आपका, तेज मिर्चे हुए, चाट पकौड़ी हुआ। आजकल जो है पिज्ज़ा बर्गर का बहुत फैशन है। एक जो है वो हम बड़ी खुशी से जो है उसको फ़ोन करके बुलाते हैं कि भाई पिज़्ज़ा डिलीवर होगा, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो ये मैदे की जो चीज़ें बनी हुई हैं ये आपके डाइजेशन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है और इसी की वजह से फिर कब्ज होती है और फिर आपको ये पाइल्स की बीमारी होती है। तो इसको आपको अवॉइड करना है। एक, खाना खाने के बाद एकदम से लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद कम से कम 100-200 कदम आप टहलें। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है, चंक्रमण इसको बोलते हैं। 100 कदम का चंक्रमण बताया है। खाना खाने के बाद टहलना उसको, तो उससे जो है आपका भोजन के पाचन में मदद मिलती है। इसके अलावा आप, ये तो खाने का हो गया, आप खाने में सलाद वगैरह इस्तेमाल करिए, मूली, प्याज, टमाटर या फिर खीरा वगैरह। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, वीक है, तो आप सलाद वगैरह अगर लेंगे या फिर फल भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आपके पाचन को और बिगाड़ सकता है। तो ये बात सुन के आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये सत्य है। कारण, क्योंकि अग्नि यानी जो डाइजेशन है वो पहले से ही कमज़ोर है और उस पे फिर आपने जो फल होते हैं या फिर कच्ची सब्जियां होती हैं जिनको हम सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा पचने में उसको समय ज़्यादा लगता है नॉर्मल से। तो अब पहले से ही पाचन क्रिया कमज़ोर है और उसमें फिर हमने ऐसी चीज़ खाई जिससे कि डाइजेशन और गड़बड़ हो गया, मतलब कमज़ोर और हो गया। तो फिर क्या होगा, वो आपके कब्ज को, फाइबर तो बढ़ा, लेकिन हमने फाइबर बढ़ाया लेकिन ये बिना जाने कि हमारी जो उसको पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति है, अग्नि है, वो कमज़ोर है। तो यहाँ जो है थोड़ा विरोधाभास मिलता है। मेरी बात आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रही होगी, क्योंकि सब डॉक्टर कहते हैं कि फाइबर खूब खाओ, सलाद खूब खाओ, फल खूब खाओ, लेकिन कई बार ये प्रभाव आपका उल्टा भी कर सकता है। तो आप सलाद खाइए, फल खाइए, लेकिन जो आपका डाइजेस्टिव फायर है उसको ध्यान में रखते हुए खाइए, भोजन करिए। और शाम का भोजन थोड़ा हल्का करें तो और बेहतर रहता है। उसके अलावा खाने में दिन के समय, रात में नहीं, दही थोड़ा ले सकते हैं आप साथ में, या फिर छाछ थोड़ा ले सकते हैं। उसमें थोड़ा काला नमक डाल सकते हैं। काला जो लवण जो हमारे होते हैं वो अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये तो भोजन का एक सामान्य वो हुआ जो आपका पाइल्स से बचाव कर सकता है, आपके पाचन क्रिया को मजबूत कर सकता है। एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, वो मैं बताता हूँ आपको। जो पाइल्स होता है उसकी जो है ग्रेडिंग भी होती है, डिग्री भी होती है। वो डिग्री हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो लक्षण के आधार पर डिग्री डिसाइड करते हैं।
अगर किसी को सबसे पहली बार ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग केवल हो रही है और उसको कुछ भी मस्सा महसूस नहीं हो रहा है, तो वो पाइल्स की फर्स्ट डिग्री होगी। धीरे धीरे इंसान इग्नोर करता है उसको, हो सकता है कुछ दवा ले भी ले ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वो फिर कुछ सही हो गई, और लेकिन स्ट्रेनिंग उसकी नहीं हटी, स्ट्रेनिंग का जो फैक्टर है जोर लगाने का मोशन में वो बरकरार है, तो फिर ये आपका सेकेंड डिग्री पे जाएगा। फर्स्ट डिग्री से चल के आगे, मतलब फर्स्ट डिग्री से सेकेंड डिग्री में आने में कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि जो इंटरनल जो मस्से हैं आपके, वो जब आप स्ट्रेन करेंगे तब वो बाहर आएंगे, और जब आप जोर हटाएंगे तब वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः अंदर चले जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड डिग्री हुआ पाइल्स का। ब्लीडिंग ऑफ एंड ऑन हो सकती है, दवा खाएंगे ब्लीडिंग में आराम आ जाएगा, या फिर कब्ज नहीं है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, कब्ज है स्ट्रेनिंग है तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद सेकेंड डिग्री भी आपने अगर इग्नोर करी, उस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा लापरवाही करी, तो अगले कुछ महीनों या सालों में वो थर्ड डिग्री में जाएगा। थर्ड डिग्री की क्या पहचान है कि जो पाइल्स के जो मासेस हैं वो स्ट्रेन करने पे बाहर आएंगे, और जब आप स्ट्रेन हटाएंगे तो भी वो अंदर अपने आप नहीं जाएंगे, उसमें आपको पुश करना पड़ेगा, उंगली का सहारा देना पड़ेगा अंदर करने के लिए। तो ये आपका थर्ड डिग्री पाइल्स की पहचान है। जब थर्ड डिग्री को भी बहुत समय तक आपने इग्नोर किया, स्ट्रेनिंग जारी रही, लैटिन में जोर लगाना जारी रहा, तो ये फिर फोर्थ डिग्री में जाएगा। फोर्थ डिग्री जनरली उसको डेवलप होने में 10, 15 या 20 साल भी लग सकते हैं अगर आपने उसको बीमारी को इग्नोर किया। तो फोर्थ डिग्री में क्या होता है कि जो आपके पाइल मासेस हैं वो ऑलवेज आउट होंगे, आप उसको उंगली से पुश भी करना चाहेंगे तो भी वो अपने आप बाहर, परमानेंट ही बाहर दिखाई देंगे, और ब्लीडिंग उनसे ऑफ एंड ऑन हो सकती है। मतलब वो लक्षण तो पाइल्स का है ही है। तो ग्रेडिंग पाइल्स की हमने डिस्कस करी। अब दोस्तों, अगर किसी को पाइल्स हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। डाइट का मैं आपको बता चुका हूं कि डाइट का हमें किस तरह से ध्यान रखना है कि टाइम से खाना खाना है और खाने में अपने फाइबर का इस्तेमाल करना है, लेकिन फाइबर का इस्तेमाल अग्नि को ध्यान में रखते हुए करना है। दूसरा है आपका कि जो कुछ होम रेमेडीज़ में, जैसे ब्लीडिंग आपको हो रही है तो आप उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, एक सामान्य जो है द्रव्य है हमारे चारों तरफ, किसी भी पंसारी के यहाँ स्टोर पे, किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं फिटकरी या एलम। फिटकरी को आप तवे पे गरम कर लीजिए, वो फूल जाएगी, उसका पानी, वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा, और फिर उसको पीस लीजिए। वाइट कलर का पाउडर ऐसा बन जाएगा, मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। इस तरह का वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। इसको हम स्फटिका या फिर फिटकरी की भस्म बोलते हैं। आपको थोड़ा सा घी लेना है, देसी घी, या फिर नारियल का तेल भी ले सकते हैं, और देसी घी में थोड़ा सा इसको फिटकरी को, मतलब लगभग आधा चम्मच देसी घी में, और एक चुटकी आप डालेंगे, और इसको एनस में या तो सिरिंज के थ्रू आप पुश करेंगे या फिर फिंगर से इसको अंदर तक लगा लेंगे। तो ये आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो रप्चर हुई है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसको रिपेयर करने में काफ़ी मदद करेगा, और इससे आपकी ब्लीडिंग रुक सकती है। डाइट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप जो है ये दवा लगा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ आप जो है डाइट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। डाइट मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा ताकि कब्ज ना हो। कब्ज ना हो इसके लिए कुछ आयुर्वेद की रेमेडी हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है त्रिफला चूर्ण, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों आपको साबुत मिल जाएंगे, उसको पीस लीजिए, या त्रिफला चूर्ण बहुत सारी कंपनियां जो है बनाती भी हैं, आप वहाँ से भी उसको भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच रात में गर्म पानी से आप इसको ले सकते हैं। सुबह आपका मोशन अच्छे से क्लियर होगा। त्रिफला कब्ज को तो दूर करता ही है, उसके अलावा ये इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी आपके बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आंवला होता है, विटामिन सी होता है।
तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी रिलीव करने में आपकी मदद करता है। दूसरा एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो भी आसानी से मिल जाती है। एक प्लांट होता है ईसबगोल, उसका साइंटिफिक नाम है प्लांटागो ओवाटा। ईसबगोल की भूसी वाइट कलर की भूसी जैसी होती है, कहीं भी आपको आयुर्वेद की शॉप पे या फिर सामान्य जनरल स्टोर पे भी मिल सकती है। आप उसको 3 चम्मच लगभग दूध में, गुनगुने दूध में मिक्स करके आप लेंगे और रात में उसको पिएंगे, तो वो भी फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इससे लाभ मिलेगा ज़रूर। लेकिन एक चीज़ और है, विटामिन सी के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन सी के सप्लीमेंट में आप जो है मौसम्मी का जूस है या नींबू पानी है वो ले सकते हैं। कई बार दोस्तों नुस्खे जो होते हैं वो नुकसान भी कर सकते हैं। एक ऐसा ही बड़ा प्रचलित नुस्खा बोलते हैं लोग, जिसको कहते हैं कि कच्चे दूध में आप नींबू निचोड़ के पी लीजिए और उससे आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऐसा मतलब मेरी जानकारी में, मेरे अनुभव के अनुसार इससे जो है फ़ायदा उतना नहीं हो सकता। हालांकि नींबू है, विटामिन सी है, कुछ फ़ायदा करेगा, लेकिन नींबू कच्चे दूध में डालने का औचित्य नहीं है। कच्चा दूध वैसे भी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का और जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, टीबी का जो बैक्टीरिया है, वो कई बार पाया जा सकता है और वो आपको इंटेस्टाइनल टीबी, आंतों की जो टीबी होती है, वो कॉज कर सकता है। तो पाइल्स की बीमारियां जो हैं, इसमें आपको क्वैकरी बहुत मिलती है। मतलब आपको जगह जगह दीवारें रंगी हुई मिल जाएंगी, वो कहेंगे कि हम जो है इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, कोई कहेगा कि हम दवा देते हैं, कोई कहेगा कि मैं जो है इसको जड़ से इस तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तो आपको किसी भी इस तरह की झांसे वाली बातों में नहीं आना है। कुछ जो ऑथेंटिक रेमेडीज़ हैं वो मैंने बताई है। इसके अलावा एक और बताऊंगा मैं आपको, एक बहुत जो है वो भी काफ़ी कारगर है ब्लीडिंग को रोकने में। दोस्तों एक हमारे चारों तरफ घास पाई जाती है, दूब घास। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सैंपल में, ये आपकी दूब घास है। तो इसको आप थोड़ी मात्रा में, मैंने ली हुई है लगभग 5-10 ग्राम होगी। इसको दूब घास को आप लेंगे और इसको पीस लेंगे, थोड़ा पानी मिला के सिल पे पीस लेंगे या फिर मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और इस दूब घास को पीस के थोड़ा पानी मिला के इसको छान के पी जाएंगे सुबह शाम खाली पेट। खाना मतलब नाश्ते से 1 घंटा पहले और रात को डिनर से 1 घंटा पहले आप इसको पिएंगे, तो ये भी ब्लीडिंग रोकने में बहुत कारगर है। ये तासीर में ठंडी होती है, आयुर्वेद में इसको शीतवीर्य द्रव्य बोलते हैं। और ये स्तंभक, रक्त स्तंभक है। इसका बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये ब्लीडिंग को जो है चेक करती है, ब्लड को रोकती है। तो एक ये भी आपका काफ़ी जो है कामयाब नुस्खा है। तो मैं आपको बोल रहा था कि आप अगर इस तरह की बीमारी आपको हो जाती है पाइल्स वगैरह की, तो आप उसमें जो आपको चारों तरफ आपके एडवर्टाइज़ करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा सही और गलत का भेद करना बहुत ज़रूरी है। एक ऑथेंटिक डॉक्टर हो, वो फिजिशियन हो सकता है आयुर्वेद का, उसकी डिग्री BMS की डिग्री होती है। वो आपको, अगर उसने पाइल्स में भले ही एक्सपीरियंस नहीं लिया हो, लेकिन दवाओं से वो आपको ठीक कर सकता है अगर आपकी पाइल्स 1st डिग्री या 2nd डिग्री की है। हालांकि 3rd डिग्री और 4th डिग्री की जो पाइल्स हैं उसमें दवाइयों से आराम कम मिलता है। अभी मैं दवाइयों से इतर जो चिकित्सा है पाइल्स की वो भी डिस्कस करूंगा आपको। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं, ना कि किसी क्वैक से या फिर खाली जो आपने देखा कि दीवार पे इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन लगवाएं। क्योंकि कई बार डायग्नोसिस जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। आप जिसको पाइल्स समझ रहे हैं, हो सकता है वो पाइल्स ना हो सकता है वो फिशर हो। अब फिशर में आपने जो है जाके उसके पास गए क्वैक के और इंजेक्शन लगवा लिया, तो वो फिर आपका वहाँ पे एब्सेस बन सकता है और आपकी जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयुर्वेद चिकित्सा ले रहे हैं तो उसमें जो डॉक्टर की जो डिग्री है वो मिनिमम BMS होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। अगर PG है, MD MS है तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर उसने स्पेशलाइज
कुछ डॉक्टर ने किया हुआ है तो वो और बढ़िया है। तो दवाइयों का जो ट्रीटमेंट है वो पाइल्स के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे पास। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए डाइट मैनेजमेंट तो मैंने बताया ही, दवाइयाँ बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। कॉन्स्टिपेशन का जो दवाइयों से ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। ओटीसी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें ज़्यादातर सनाए जो द्रव्य है वो होता है, एक सनाए की जो पत्तियां हैं वो आपकी आंतों को गति बढ़ा देती हैं। कब्ज कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी हैबिट फॉर्मिंग जो आदत उसकी बन जाती है और वो धीरे धीरे आंतों को हार्ड भी कर देता है। आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो अपना नॉर्मल मूवमेंट भूल जाती हैं। उनको दवाइयों की ही हैबिट बन जाती है और बिना दवा खाए वो जो आपका कब्ज है वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे ही ये तो खाने की दवाइयाँ मैंने बताया, और बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और कुछ हद तक थर्ड डिग्री में भी जो आयुर्वेद चिकित्सा है, औषधि चिकित्सा है, अगर आप लेंगे उससे आप काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं और इसकी आगे जो है इसको बढ़ने से रोक सकते हैं बीमारी को। अगर दवा से वो ठीक नहीं हो रही ब्लीडिंग और पाइल्स के आपके मस्से बड़े हैं का मतलब है कि वो थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री में है, तो इन दैट केस जो है आपको कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सर्जरी का इंडिकेशन तभी है जब आपके जो ब्लीडिंग है वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही हो और जो आपके जो मस्से हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हो। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही लेकिन मस्से बड़े भी हैं और उससे आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, तो पाइल्स में सर्जरी की जरूरत नहीं है, भले ही पाइल्स के मस्से थर्ड डिग्री में भी हैं तब भी। कारण कि वो आपको कुछ तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो उनकी सर्जरी क्यों करें। तो अननेसेसरी सर्जरी का इंडिकेशन तभी है, प्रोसीजर का इंडिकेशन तभी है जो या तो थर्ड डिग्री के मस्से हों या फोर्थ डिग्री के मस्से हों, या फिर उन मस्सों से आपको तकलीफ हो रही हो और ब्लीडिंग दवाइयों से नहीं रुक रही हो। सर्जरी में बहुत सारे तरीके हैं। जो क्लासिकल सर्जरी है उसमें लाइगेशन एंड एक्सीजन मेथड होता है, जिसको हेमरोइडेक्टोमी बोलते हैं। सर्जरी का, ऑपरेशन का जो नाम है, आपको लोकल या स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो है बेहोशी दे के, सुन्न करके, जो उसके पाइल मास है उसके पेडिकल को लाइगेट कर दिया जाता है और जो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उससे लाइगेशन का और उसको कट कर देते हैं। तो ये ऑपरेशन फिर उसके बाद सुचर कर देते हैं। इसको हेमरोइडेक्टोमी ऑपरेशन बोलते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप हैं। क्लोज्ड हेमरोइडेक्टोमी होता है, ओपन हेमरोइडेक्टोमी होता है। और इसके अलावा जो हमारा एक मिनिमली इन्वेसिव मेथड है जिसको हम क्षार सूत्र चिकित्सा बोलते हैं, आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि मैं करता हूँ पिछले 15 सालों से गाज़ियाबाद में। आप उसको भी, वो भी एक एक्सीलेंट मेथड है। उसमें वो ऐसी सर्जरी है उसमें ब्लड लॉस आपका मिनिमल होता है और लोकल एनेस्थीसिया में ही वो प्रोसीजर कैरी आउट कर सकते हैं हम। उसमें भी प्रोसीजर लगभग सेम ही है, लेकिन बस उसमें यही है कि जो हमारा क्षार सूत्र एक दवा लगा हुआ धागा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगभग 1 महीने में तैयार होता है। ये क्षार सूत्र का स्पेशल थ्रेड है। इस पे आयुर्वेदिक दवाइयों की कोटिंग लगा के और ये लगभग 1 महीने में तैयार होता है। इसको सील करके स्टरलाइज कर देते हैं हम। अभी मैंने आपको निकाल दिया है यहाँ पे, इसको दोबारा फिर स्टरलाइज करेंगे। तो ये क्षार सूत्र का जो धागा है, इसको हम जो पाइल्स के मस्से हैं उसको अंडर एनेस्थीसिया उसको लाइगेट कर देंगे, ट्रांसफिक्स करके। उसकी ब्लड सप्लाई लोक हो जाएगी पाइल्स की, और वो जो है 5 से 10 दिन लगते हैं, वो अपने आप कट के निकल के गिर जाता है। ये एक हैसल फ्री टेक्निक है। थोड़ा 5-7 दिन जो जब तक वो पाइल मास नहीं निकलता, थोड़ा तब तक कुछ जो है आपको दर्द के लिए और मोशन आपका हार्ड ना हो, स्टूल सॉफ्टनर वगैरह दिए जाते हैं। और जब ये पाइल मास निकल जाता है तो जख्म बहुत कम बनता है, अगले 5-10 दिनों में वो भी ठीक हो जाता है। तो ये इसको जो पाइल मासेस हैं उनके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है जो क्षार सूत्र चिकित्सा है। तो
इसके ट्रीटमेंट भी हुआ। अब एक और दूसरी बीमारी होती है, पेनफुल होती है, जिसका जो मुख्य लक्षण ही पेन है, एनस में पेन होता है लैट्रिन करते वक्त, उसको हम फिशर या फिशर इन एनो बोलते हैं या एनल फिशर भी बोलते हैं, और हिंदी में या कॉमन भाषा में उसको गुदचीर बोलते हैं। लेकिन मरीज को नहीं पता होता है तो वो डॉक्टर के पास आके यही कहता है, कई बार हमारे पास आके यही बोलता है कि बवासीर हो गई है। तो दोस्तों ये दूसरी बीमारी है, अलग बीमारी है, इसको फिशर इन एनो या एनल फिशर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका एनल कैनाल है उसके बाहरी हिस्से पे, बिल्कुल आखिरी हिस्से पे, मतलब अंदर की तरफ चीरा लग जाता है, कट लग जाता है। वो कट यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, या किसी भी ओक लोक पोजीशन पे लग सकता है एनल सर्किल पे। तो वो कट जो है वो बड़ा पेनफुल होता है। उसमें बिल्कुल परिकर्तिका शब्द जो है वो आयुर्वेद में है इस बीमारी के नाम के लिए। परिकर्तिका का मतलब है कि कैंची से काटने जैसा पेन हो रहा है वहाँ पे एनल रीजन में। और दोस्तों इसका भी रीज़न जो है कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल ही है। हार्ड स्टूल जब आपके एनस से होता हुआ गुजरता है वो उसको कट लग जाता है, चीरा लग जाता है वहाँ पे, और वो बड़ा पेनफुल होता है। कई बार थोड़ी मात्रा में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिशर, अच्छा फिशर जो है ये जब ब्लीडिंग होती है काफ़ी तेज़ होती है, कई घंटों तक होती है, 2-3 घंटे 4 घंटे तक बनी रहती है ब्लीडिंग, इसकी ब्लीडिंग नहीं सॉरी पेन। तो इसके पेन के लिए ये तो इसका लक्षण हो गया। कारण इसके वही हैं जो आपके पाइल्स के कारण रहे हैं, मीन्स की कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल और जो है लैट्रिन में जो है जोर लगाना। तो ये इसका लक्षण हुआ, कारण हुआ। इसका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन में वही जो डाइट मैनेजमेंट मैंने बताया, आप लिक्विड्स ज़्यादा लेंगे, और लिक्विड्स में पानी, जूसेस वगैरह हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, छाछ वगैरह दिन के समय में, और खाने में फाइबर आप लेंगे लेकिन अग्नि का ध्यान में रखते हुए लेंगे। अग्नि अगर मंद है तो फाइबर ने लेके अग्नि को पहले ठीक करेंगे, उसके बाद जो है फाइबर वाले डाइट लेंगे। और उसके अलावा कुछ लगाने की दवा है जो मैंने अभी बताया था आपको कि घी में आप जो है थोड़ा सा देसी घी लगा सकते हैं, उसमें प्लेन देसी घी भी लगा सकते हैं, या फिर अगर ब्लीडिंग साथ में है फिशर में तो वही स्फटिक भस्म मिला के भी लगा सकते हैं थोड़ा। इसके अलावा आप नारियल तेल भी लगा सकते हैं फिशर में के दर्द में। और एक होता है सिकाई, गर्म पानी में बैठ के सिकाई, जिसको हम सिड्स बाथ बोलते हैं। तो सिड्स बाथ इसमें कई बार काफ़ी रिलीफ देता है, काफ़ी आराम देता है। उसमें क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक का टब या तसला टाइप जो है वो हम लेते हैं, और उसमें गुनगुना पानी इतना भरते हैं कि आपका जो एनल रीजन है वो उसमें डूब जाए, और उसके बाद उसको उसमें 10 से 15 मिनट आप बैठते हैं सुबह स्टूल पास करने के बाद, और रात में कम से कम 2 बार तो बैठते हैं। अगर दर्द ज़्यादा है तो 3 या 4 बार भी बैठ सकते हैं। तो ये काफ़ी राहत देता है। सिड्स बाथ इसको बोलते हैं, या टब बाथ बोलते हैं, या हिप बाथ भी बोलते हैं। तो ये आपका फिशर के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। फिशर जब पुराना हो जाता है, मोर देन 4 महीने, 6 महीने या साल भर, तो उस पर एक सूखा मस्सा बन जाता है जिसको सेंटिनल पाइल या सेंटिनल टैग बोलते हैं। तो वो सेंटिनल टैग जब बन जाता है तो फिशर का खाली दवाइयों से ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस सेंटिनल टैग को रिमूव करना ज़रूरी होता है उस फिशर को पूरी तरह ठीक करने के लिए। कई बार सेंटिनल टैग काफ़ी बड़ा बड़ा भी हो जाता है, इतने बड़े बड़े भी बन जाते हैं। और ज़्यादातर जो फिशर की बीमारी होती है वो यंग फीमेल्स में होती है, और हालांकि मेल्स में भी होती है, यंग मेल्स में भी होती है, लेकिन यंग फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होती है। और इसका जो फिशर का जो रिलेशन होता है वो क्लासिकल है, मतलब पेशेंट आपको बताएंगी, फीमेल पेशेंट, कि उसको मतलब जब प्रेगनेंसी थी तब से ये प्रॉब्लम है। मतलब प्रेगनेंसी में सामान्यतः जो पेट का जो प्रेशर है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और हार्ड स्टूल भी हो जाता है। तो ये फिशर या पाइल्स होने की संभावनाएं उस समय थोड़ा ज़्यादा होती हैं। तो ये फिशर को प्रिवेंशन के तरीका डाइट मैनेजमेंट हो गया, लगाने की दवा हो गई, सिकाई हो गई, सिड्स बात हो गया। अब फिशर अगर हो गया है और इन रेमेडीज़ से वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको मैं सलाह दूंगा कि आयुर्वेद डॉक्टर के पास आप जाइए, और वो आपको चेकअप करेंगे, देखेंगे फिशर ज़्यादा गहरा है या नहीं। तो फिर वो आप उस आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं,
जिसमें से कि त्रिफला गूगल हुआ, और उसके अलावा आपके आरोग्यवर्धिनी बटी हुई, अग्नि को बढ़ाने के लिए चित्रक आदि बटी हुई, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उसके अलावा जो लगाने के लिए है वो जात्यादि तेल है, और उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ट्यूब या मलहम भी बनाती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि डॉक्टर की सलाह से ही उसको यूज़ करें। तो फिशर जो है, जिसमें मस्सा बन जाता है, सेंटिनल टैग बन जाता है, तो उसको आम आदमी की भाषा में बादी बवासीर भी कहते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, काफ़ी, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और मैंने पाइल्स और फिशर के बारे में आपको बताया। हो सकता है कुछ चीज़ छूट गई हो, आपके अगर कुछ सवाल हों तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, और जो है जल्द ही और आगे इसके एनोरेक्टल की और बीमारियां होती हैं, जिसमें एब्सेस होता है, फिस्टुला इन एनो होता है, फिशर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको पाइलोनेडल साइनस कहते हैं। इन बीमारियों को हम बाद में इसका एक अलग से सेशन करेंगे, और आज का जो सेशन हमने किया था वो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए किया था। डॉक्टर्स के लिए हम सेशन जो है वो अलग करेंगे। अभी हमारी निरोग स्ट्रीट जो है आयुर्वेद का एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम वेबिनार की सीरीज़ भी आयोजित करने जा रहे हैं। वो डॉक्टर्स के लिए और पब्लिक के लिए, दोनों के लिए करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाभप्रद लगा होगा आज का सेशन, और मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए, और जल्द ही आपसे फिर मैं मिलता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।